जय हिंद साथियों आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा को फतेह करने के लिए एक ऐसी क्लास मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं जिस क्लास को अगर आप सीरियसली तौर से देख लेते हैं, बहुत धैर्य के साथ साथियों देख लेते हैं, तो यहां से मैक्सिमम पोर्शन आपको देखने को मिलेगा अपनी शिफ्ट में। तो ये साथियों सबसे पहले तो बहुत सारे मैंने हिंदी के सवाल लिए हैं और हिंदी से संबंधित जो जानकारी आपको दूंगा वहां से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। और साथियों जीके जीएस के क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे। तो ये साथियों आपका जो 40 प्रश्न होंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के, ये उस पोर्शन को साथियों कंप्लीट करेगी आज की ये वीडियो। तो परीक्षा से जस्ट पहले पहले साथियों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूंगा इस पूरी वीडियो को घोल कर पी जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहां से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, तो रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना है, यानी कि अनाथ का विलोम बताने। देखिए अनाथ का मतलब पता क्या होता है साथियों, जिसके माता पिता ना हो। अगर ऐसे करके सवाल पूछ लिया जाए कि बताइए जिसके माता पिता ना हो, जिसके माता पिता ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको अनाथ कहा जाता है। अच्छा इसका विलोम क्या हो जाएगा, जिसके माता पिता हो, क्या जिसके माता पिता हो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको साथियों सनाथ कहेंगे, अग कहेंगे, अपाहिज कहेंगे। तो मैं कहूंगा उसको सनाथ कहेंगे, यानी कि जिसके माता पिता नहीं है उसको अनाथ कहेंगे, जिसके माता पिता है उसको सनाथ कहा जाएगा। यानी कि अनाथ का विलोम सनाथ हो जाएगा और सनाथ का विलोम साथियों अनाथ हो जाएगा। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अग का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अग का विलोम आपको विज्ञ बताना है, ठीक है ना। और अपाहिज पता कौन होता है, जो काम वगैरह ना कर सके, तो जो काम ना कर सके उसको अपाहिज कहा जाता है। इसका विलोम एक तरीके से क्या हो जाएगा साथियों, काम करने के जो योग्य होता है, यह इसका एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि छायावाद में प्रकृति का मानवीयकरण मिलता है, रेखांकित विकल्प का सही विकल्प है। यानी कि आपको बताने क्या मानवीयकरण ऐसे लिखा जाता है या ऑप्शन नंबर ए में जैसे लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है, बी में मतलब मानवीयकरण कैसे लिखा जाता है, तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ ऐसे मानवीयकरण लिखा जाता है। अगला सवाल है, कह रहे कि अंडे सेना, ये एक मुहावरा है साथियों और ये अक्सर आप लोग भी बोलते हैं कि अंडे सेना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, मुर्गी के चूजा के ऊपर बैठना नहीं, स्वावलंबी होना नहीं, स्वार्थ सिद्ध करना नहीं, घर में बेकार बैठे रहना। यानी कि जो घर में बेकार बैठे रहता है ना उसको कहा जाता है भाई तुम तो अंडे सेते रहते हो। तो अंडे सेना का मतलब क्या हो जाएगा, घर में बेकार बैठे रहना। अगला सवाल कह रहे कि नारी स्वतः स्वभावता कोमल है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची आपको यहां पर बताना है। नारी का पर्यायवाची आपको बताना है, कौन सा नारी का पर्यायवाची हो सकता है, बताइए। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसएससी जीडी परीक्षा अब समय आपके पास बहुत कम है, चंद समय है, हो सकता हो चंद घंटे आपके पास हो। तो इन चंद घंटों में साथियों आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूं साथियों। ये 3 पीडीएफ आपको दी जा रही है। अगर इन 3 पीडीएफ को आपने साथियों सरसरी निगाहों से भी पढ़कर आप चले गए तो पेपर आपका साथियों बहुत आराम से पास हो जाएगा, मतलब कट ऑफ आप क्लियर कर ले जाओगे। तो ये पहली पीडीएफ में आपको साथियों दी जाएगी एसएससी जीडी की, क्या एसएससी जीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चन, क्योंकि यहां से 100% सवाल आना तय है। दूसरी पीडीएफ आपको दी जाएगी साथियों 10 मॉडल पेपर की, जैसा आपका एक पेपर आएगा ना वैसे 10 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे, यहां से साथियों पेपर आपका फंसेगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ आपको साथियों दी जा रही है। तीनों पीडीएफ अगर आप पढ़ लेते तो तकरीबन 55 से 60% साथियों पेपर यहां से आपको देखने को मिलेगा। और अगर 60% आप सही कर ले गए और अपनी तरफ से आप 10% और खींच ले गए, यानी कि पेपर आपने 70% तय कर दिया, तो आपका 100% साथियों सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो ये तीनों पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, वहां पर से जाते हो जाकर आप उस पीडीएफ को ले सकते हैं और आप हमारी एप्लीकेशन टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी ये 45 रुपए में पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ साथियों आप लोग जरूर ले लीजिएगा। अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं इस सवाल का जवाब आखिर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए नारी का पर्यायवाची कांता तो होता है लेकिन निशा नहीं होता है, ठीक है ना। मैं कहूंगा यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है ना, त्रिया और भामिनी, ये साथियों नारी के पर्यायवाची हो जाएंगे। किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, नारी के पर्यायवाची हो जाएंगे। अच्छा यहां पर हम बात करते हैं कि नारी के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। जैसे कि नारी की अगर बात करें तो सुंदरी कहा जाता है, नारी को सुंदरी कहा जाता है, नारी को औरत भी कहा जाता है। पर्यायवाची वाला चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्री भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो नारी को औरत कहेंगे, स्त्री कहेंगे, सुंदरी कहेंगे। उसके अलावा साथियों कहते नहीं अबला नारी, तो अबला भी कहा जाता है, ठीक है ना। और महिला भी कहा जाता है, महिला भी कहा जाता है और रमणी भी कहा जाता है। क्या साथियों, रमणी भी कहा जाता है।
तो ये सारे साथियों नारी के पर्यायवाची हो गए, स्त्री के पर्यायवाची हो गए। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, यहां पर साथियों निशा लिखा हुआ है ना, निशा का अगर आपसे पर्यायवाची पूछ ले, पेपर आपका यहीं से फंसेगा, बस आपको बहुत धैर्य से देखते रहना वीडियो को। तो अगर निशा की बात करते हैं ना साथियों, तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए यामिनी कहा जाता है। रात कहते हैं साथियों, यामिनी कहते हैं। निशा का पर्यायवाची यामिनी हो जाएगा, और निशा भी कहते और निशी भी कहते। क्या साथियों? निशी भी कहते, और विभावरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? विभावरी भी कहा जाता है, और शर्वरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, शर्वरी भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक शब्द आया है साथियों, दामिनी। दामिनी के भी पर्यायवाची आपसे पूछा जाता है। दामिनी कह लो, सौदामिनी कह लो, यानी कि दामिनी कहते हैं बिजली को, और बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दामिनी हो जाएगा, सौदामिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दामिनी हो जाएगा, सौदामिनी हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें, चपला कहते हैं बिजली को। उसके अलावा साथियों विद्युत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत कहा जाता है। ठीक है ना, चंचला भी कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है, चंचला भी कहा जाता है, और तड़ित भी कहा जाता है। बिजली को तड़ित भी कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ठीक है ना, अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहे के छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की, रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग कीजिए। यानी कि छात्र एक पुल्लिंग शब्द है। इसका जवाब साथियों क्या? इसका जवाब साथियों छात्र का एक तरीके से स्त्रीलिंग करेंगे तो छात्रों हो जाएगा, या छात्रा हो जाएगा, छात्राएं हो जाएगा, या छात्री हो जाएगा। तो मैं कहूंगा छात्रा हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाले के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे के आगी बड़ बागिते, ठीक है, बड़ी है आगी पेट की, रेखांकित पद का अर्थ बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपसे कुल मिला के इतना पूछा जा रहा है कि जो बड़ वागिते है इसका मतलब क्या होता है? पेट की आग को कहा जाता है बड़ वागिते? मैं कहूंगा नहीं। जंगल की आग को भी नहीं कहा जाता है, मन की आग को भी नहीं कहा जाता है, समुद्र की आग को क्या कहा जाता है साथियों? बड़ वागिते कहा जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, ऐसे करके बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेट की आग को क्या कहा जाता है। तो अगर पेट की आग से साथियों पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे जठराग्नि कहा जाता है। पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है, और जंगल की आग को क्या कहा जाता है साथियों? दावानल कहा जाता है। जंगल की आग को क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है। और मन की अगर बात करें ना साथियों, तो मन की आग को साथियों विरहाग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विरहाग्नि कहा जाता है। और समुद्र की आग बड़वागिते कहा जाता है। तो ये चारों कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे। अगले नंबर का सवाल है करके अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि इसमें से 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से 3 वाक्य तो शुद्ध है, लेकिन एक वाक्य अशुद्ध है, वही आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए, यानी कि यह कार्य कैसे संभव है? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे है प्रश्नवाचक चिन्ह, सही वाक्य है। कृष्ण ने कंस का वध किया, यह भी बिल्कुल शुद्ध वाक्य लग रहा है। थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए, तो क्या लिखा हुआ? थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए। तो देखिए, अब यहां पर मेरे हिसाब से होना क्या चाहिए था? थोड़े समय बाद छात्र लौट आए आना चाहिए था। ये वापस एक्स्ट्रा शब्द है। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये वाला आपका गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो यही अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, इस वाक्य में भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। यानी कि इस मिठास शब्द का विशेषण आपको साथियों बताना है। क्या होगा? मिठाई होगा, ठीक है, या मीठापन होगा, मीठा होगा, या चीनी होगा, मुझे बताइए। देखिए, मिठास की अगर हम बात करते हैं तो ये एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या साथियों? भाववाचक ये संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि मिठास है, खटास है, रूखापन है, जवानी है, बुढ़ापा, ये सब साथियों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर जलेबी शब्द की अगर बात करें तो जलेबी क्या हो जाएगा? जलेबी आपका एक तरीके से संज्ञा हो जाएगा। मतलब इसकी तरह कोई और चीज नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जलेबी की अगर बात करें तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन मिठाई शब्द की अगर बात करते हैं कि मिठाई कैसा शब्द है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा। क्या है साथियों? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस मिठास शब्द का विशेषण हम बताएंगे तो मीठा बताएंगे। क्या बताएंगे? मीठा बताएंगे। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ था, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, यानी कि शुद्ध वाक्य का साथियों चयन कीजिए। यानी कि इन चारों वाक्य में से 3 वाक्य तो अशुद्ध होंगे, लेकिन एक वाक्य शुद्ध होगा। वही एक वाक्य शुद्ध आपको बताने, कह रहे कि यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। इसमें तो कोई गलती नहीं लग रही है। यह वही लड़का है, ठीक है, इसको पुलिस ने पकड़ा था। इसको नहीं होना चाहिए, जिसको होना चाहिए। ठीक है,
जिसको पुलिस ने पकड़ा, यहां पर क्रम गलत है। इसको पुलिस ने पकड़ा था, यह वही लड़का, यह भी नहीं सही होगा। यानी कि अगर शुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखिए, नहीं पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं फट देसी धरा देखो और लगा दो हाँ पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो अगर बात करें, देखिए धरा की बात करें तो ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। अचला की अगर बात करें, ये भी साथियों पृथ्वी का ही पर्यायवाची होता है। उसके अलावा धरती भी आपका साथियों पृथ्वी का ही पर्यायवाची होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सुधाकर की, तो सुधाकर पृथ्वी का पर्यायवाची की थोड़ी ना है साथियों, ये तो चांद का पर्यायवाची है। अच्छा, चांद का पर्यायवाची सुधाकर हो गया। उसके अलावा चांद का पर्यायवाची और क्या क्या होते हैं? चांद्र को हम लोग साथियों चंद्र भी कहते हैं, सुधाकर भी कहते हैं, चांद को साथियों विधु भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? विधु भी कहते हैं और राकेश भी कहते हैं। ठीक है, राकेश किसी किसी का नाम होता है। उसके अलावा हिमांशु भी नाम होता है। तो ये सब जो होते हैं ना लोग, ये सब चंद्रमा के ही पर्यायवाची होते हैं। सुधांशु जो होता है ना, सुधांशु, ये भी नाम होता है साथियों, तो ये भी आपका चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। और निशाकर, निशाकर भी साथियों ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। तो अगर चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा जाता है तो इसमें से आपसे यहां पर पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, कुछ पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूं, कुछ पर्यायवाची मैं आपको साथियों रिवीजन करवा देता हूं। पृथ्वी के पर्यायवाची तो यहां पर आप लोग साथियों याद रखेंगे ना, कौन कौन से मैंने आपको बताए। आप लोग याद रखेंगे साथियों वायु का पर्यायवाची, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं। तो वायु को क्या कहा जाता है? वायु को हवा कहा जाता है। रिवीजन करिएगा, वायु को साथियों वात कहा जाता है, और मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। वायु को साथियों मारुत कहा जाता है। वायु की अगर बात करें साथियों तो पवमान कहा जाता है। ठीक है ना, पवन भी कहते हैं वायु को, पवमान भी कहते हैं। उसके अलावा अगर बात करें वायु की, तो वायु को बयार भी कहा जाता है। क्या साथियों? वायु को बयार भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां पर वृक्ष की अगर बात करें कि वृक्ष के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको वृक्ष को साथियों क्या कहा जाता है? पेड़ कहा जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा साथियों विटप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेड़ को साथियों विटप कहा जाता है। और पादप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पादप भी कहा जाता है। और वृक्ष को साथियों तरु भी कहा जाता है। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, पक्षी के पर्यायवाची बहुत आपसे पूछे जाते हैं। पक्षी के पर्यायवाची आपसे बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि पक्षी को क्या क्या कहा जाता है साथियों? विहंग कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये रिपीट होते हैं, यही चीजें रिपीट होंगी। विहंग भी कहते हैं और विहग भी कहते हैं। दोनों बातें आप लोग को मालूम होना चाहिए। विहग भी कहते हैं और विहंग भी कहते हैं। पक्षी को साथियों पख क्या कहते हैं साथियों? खग भी कहते हैं। और पक्षी की बात करें तो पखेरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पखेरु भी कहते हैं। और पक्षी को परिंदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिंदा भी कहा जाता है। और पक्षी की अगर बात करें तो पतंग भी कहा जाता है। और पक्षी को साथियों द्विज भी कहा जाता है। तो जितनी जानकारी मैंने आपको बताई है, ये आप लोगों को खास तौर से याद रखना है, क्योंकि सवाल आपका बनेगा तो यहीं से बनेगा, इससे बाहर आपके सवाल साथियों नहीं जाएंगे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि आम के आम, आम के काम, आम के आम, गुठली के गुठली, आम के आम गुठलियों के दाम, या आम के आम फल के दाम। तो खाली जगह में कौन सा आना चाहिए? मैं कहूंगा गुठलियों के दाम होना चाहिए। यानी कि पूरा होगा आम के आम गुठलियों के दाम। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि शुद्ध वर्तनी बताइए। यानी कि साथियों फुर्तीला कैसे लिखा जाता है? ये तो लिखा है फुर्तीला, गलत है। ये फुर्तीला लिखा हुआ, ये आपकी सही वर्तनी हो जाएगी और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। जैसे कि आपको दे दिया जाता है गलत, ठीक है, आपको साथियों एक तरीके से कवित्री की ऐसी वर्तनी दे दी जाती है और कहा जाता है इसकी शुद्ध वर्तनी बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे, कवित्री की जो वर्तनी होती है साथियों वो कैसी होती है? वो ऐसी होती है कवित्री की वर्तनी। उसके अलावा अगर बात करें, आपको दे दिया जाएगा साथियों महत्व। क्या साथियों? आपको महत्व दे दिया जाएगा, इसकी कहा जाएगा शुद्ध वर्तनी बताइए। तो पता कैसी होती है साथियों? महत्व ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, महत्व ऐसे लिखा जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, आपको दे दिया जाएगा रसायन की। क्या? रसायन की वर्तनी ऐसे नहीं होती साथियों, कैसे होती है? रसायन ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। उज्जवल की बहुत साथियों पूछी जाती है। उज्जवल ऐसे दे दिया जाएगा, कहा जाएगा शुद्ध वर्तनी बताइए। तो दो बार जाएगा और दोनों बार आधा आधा जाएगा। उज्जवल की वर्तनी ऐसे लिखी जाएगी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि दिए गए रिक्त स्थान में सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। लिखा हुआ है राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है, या निर्भर ऐसे लिखा जाएगा, निर्भर ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो निर्भर कैसे लिखा जाता है साथियों? ऐसे लिखा जाता है। और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है? ऐसे ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य बताइए। यानी कि मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, यह होना चाहिए शुद्ध वाक्य। मेरी बात ध्यान
के साथ सुनो, ऐसे थोड़ी ना बोलते हो, ये सो बोलते हो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो मेरी बात ध्यान से सुनो यानी कि के स्थान के साथ की जगह पर से आ जाना चाहिए, तो ये वाक्य सही हो जाता। ठीक है, उसके बाद लिखा है साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा है एक लोटा पानी से भर लाओ, एक लोटा पानी से भर लाओ थोड़ी ना होना चाहिए, पानी से भरा हुआ एक लोटा लाओ ये होना चाहिए। एक लोटा पानी से भरा लाओ ये सही नहीं है साथियों, पानी से भरा एक लोटा लाओ ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है वह सारी रात भर, अब सारी सरी, पहली बात तो सरी गलत लिखा हुआ है, सारी भी आ गया भर भी आ गया, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, वह सारी रात भर जागता रहा ये नहीं होना चाहिए साथियों, वह सारी रात भर जागता रहा ये होना चाहिए। तो कुल मिला के साथियों अगर बात करें, यहां भर तो आ सकता है बिल्कुल, लेकिन इसकी वर्तनी आपकी गलत हो जाएगी, ये सारी ऐसे यहां पर आना चाहिए था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। यानी कि चंद्रमा का आपको साथियों पर्यायवाची बताना है, क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची साथियों क्या होगा मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर विटप शब्द की बात करते तो अभी मैंने आपको बताया था विटप किसे कहा जाता है, विटप साथियों जंगल को कहा जाता है। विटप की अगर बात करें तो इसका पर्यायवाची एक विपिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विपिन हो जाएगा। कलश किसे कहा जाता है साथियों, कलश कहा जाता है घड़े को, क्या कहा जाता है साथियों, घड़े को कहा जाता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन विधु शब्द की अगर बात करते हैं ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा, किसका पर्यायवाची, चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप होगा मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन व्रत रखता हूं, तो इसमें दिक्कत साथियों कहां पर है, यह बात आपसे कुल मिला के यहां पर पूछी जा रही है, फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन, जब शुक्रवार आ गया है तो दिन नहीं आना चाहिए, यानी कि पूरा वाक्य आपका होगा मैं प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखता हूं। तो दिक्कत साथियों यहां पर है, और ये कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर 2 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो रिपीट हो गया, ये यहां पर दिक्कत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, करके राजन को कुल जायदाद का छठा हिस्सा मिला, थोड़ा हिस्सा मिला ये आएगा, 4 मीटर हिस्सा मिला ये आएगा, या यह हिस्सा मिला सातों ये आएगा। देखिए अगर किसी को भी जायदाद का हिस्सा मिलता है तो ऐसे थोड़ी ना बोले भाई थोड़ा, मान लो 4 भाई हैं तो थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले, ऐसे थोड़ी ना मिलता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, या यह भी शब्द नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है छठा हिस्सा मिल गया, छठा हिस्सा मिल गया ये हो जाएगा, या चौथाई हिस्सा मिल गया, या आधा हिस्सा मिल गया, ये तो हो सकता है, लेकिन ये 4 मीटर और ये नहीं होगा। तो मैं कहूंगा राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर 1 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। व्यक्ति कुसंगति में पड़कर अपनी अच्छाइयों को खो देता है, तो अपने अच्छाइयां को खो देता है, ये थोड़ी ना सही लग रहा है। इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, अपन अच्छाइयों को खो देता है, अपन गलत लिखा हुआ है, अपनों अच्छाइयों को खो देता है ये भी नहीं सही है, अपनी आना चाहिए, अपनी अच्छाइयां को खो देता है, ये आपका साथियों सही जवाब होगा, ये भी आपका नहीं हो सकता। तो कुल मिला के सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर 3 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आप ये सवाल कर पा रहे हो तो मेरा मानना है कि 20 में से 20 आपका स्कोर आ जाएगा हिंदी के सेक्शन में। ठीक है ना, अगले नंबर का सवाल करके जिसकी बाह घुटने तक हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए आपका सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए कुछ चीजें मैं आपको यहां पर साथियों बता देता हूं, वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछी जाती है कि जिसकी गणना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। क्या आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जिसकी गणना ना की जा सके उसके लिए क्या होगा, जिसकी गणना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको साथियों अगणनीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, उसको अगणनीय कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है साथियों जिसका वर्ण ना किया जा सके, क्या पूछा जाएगा, याद रखेंगे, जिसका वर्ण ना किया जा सके। क्या पूछा जाएगा साथियों, जिसका वर्ण ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको साथियों अवर्णीय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों, अवर्णीय कहा जाएगा। यानी कि
अब यहां पर दूसरी बात सुनिए, अगर पूछा जाए जिसकी गणना ना की जा सके उसको अगणनीय, लेकिन जिसकी गणना की जा सके उसको गणनीय कहा जाएगा। दो सवाल बनते हैं। उसी प्रकार जिसका वर्ण ना किया जा सके उसको अवर्णीय, और जिसका वर्ण किया जा सके उसको वर्णीय कहा जाएगा। ये चार सवाल आपके बन गए। एक सवाल और आपसे पूछा जाता है, अजर क्या होता है? तो अजर मैं आपको बता देता हूं, जो कभी बूढ़ा ना हो। क्या? जो कभी, ठीक है ना, जो कभी बूढ़ा ना हो। क्या साथियों? जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आपको अजर बता देना है। उसके अलावा एक और सवाल आपसे साथियों पूछा जाएगा, जिसका खंडन ना किया जा सके। क्या पूछा जाएगा? जिसका खंडन ना किया जा सके। जिसका खंडन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो गया? उसको साथियों अखंडनीय कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको साथियों आप लोग याद रखेंगे, अखंडनीय कहेंगे। यानी कि यहां पर भी दो सवाल बनते हैं, जिसका खंडन ना किया जा सके उसको अखंडनीय, और जिसका खंडन किया जा सके उसको खंडनीय कहा जाएगा। अब सवाल में तो कुल मिला के आपसे पूछा गया था कि जिसकी बाह घुटनों तक हो उसके लिए शब्द क्या होगा? उसको साथियों अजानुबाहु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अजानुबाहु कहा जाएगा। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि आभ्यंतर का तद्भव रूप होता है, तो उचित तद्भव शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि आभ्यंतर एक तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव शब्द बताना है, तो इसका तद्भव शब्द साथियों भीतर हो जाएगा। भीतर हो जाएगा तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि भारतीय सेना, क्या साथियों, भारतीय सेना कभी घना कभी चना देश की रक्षा करते हैं, ये होगा, या दो धारी तलवार जैसे देश की रक्षा करते हैं, ये होगा। मतलब खाली जगह में आपको बताने क्या आएगा, या ऊंची दुकान फीके पकवान की तरह, या अंगारों पर पैर रखकर देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों भारतीय सेना अंगारों पर पैर रखकर देश की रक्षा करते, ये होना चाहिए। ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, ये बहुत लंबा सवाल नहीं है, इसमें साथियों कुछ नहीं है, एक लाइन का सवाल होगा। बस निर्देश यहां पर दिए गए हैं, कह रहे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड है, इसको प्रतिस्थापित आपको करना और सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, इसका चयन कीजिएगा, यानी कि इस वाले ऑप्शन की चयन कीजिएगा। कहने के प्राणी मात्र के प्रति दया भाव सभी धर्मों का तत्व आधार है, तो सभी धर्मों का तत्व आधार है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए ये आपको यहां पर बताना है। धर्मों का सभी तत्व आधार है, ये क्रम गलत है। सभी धर्मों का आधार तत्व है, या सभी तत्वों का धर्म आधार है, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा ये वाला हो जाएगा। यानी कि पूरा वाक्य आपका बन जाएगा, प्राणी मात्र के लिए प्रति दया भाव सभी धर्मों का आधार तत्व है, ये होना चाहिए। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के वाल्मीकि हमारे आदि कवि थे, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। यानी कि कवि का आपको साथियों पर्यायवाची बताना है, सॉरी कवि का नहीं बल्कि आदि का आपको यहां पर पर्यायवाची बताना है। ठीक है ना, क्या हो सकता है बताइए। देखिए, वाल्मीकि हमारे आदि कवि थे, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो यहां पर साथियों प्रथम आ सकता है, प्रथम आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करके दत्त चित्र के लिए वाक्यांश क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए तो उसको, उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, उसको साथियों कहा जाता है जितेंद्रिय। क्या? अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। उसके बाद देखिए, जिसने गुरु की दीक्षा ली हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको दीक्षित कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा साथियों, उसको दीक्षित कहा जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए, जिसने ऋण चुका दिया हो उसको पता क्या कहा जाता है, उसको साथियों उरण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको उरण कहा जाता है, जिसने ऋण चुका दिया हो। लेकिन यहां पर अगर बात करें कि दत्तचित्त किसे कहा जाता है, तो जिसने चित्त किसी विषय में दिया हो या लगाया है। तो जिसने चित्त किसी विषय में दिया है या लगाया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो दत्तचित्त होगा। तो ये 4 आपको मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। यहां से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए करके खाने योग्य पदार्थ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। तो जो खाने योग्य पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है मुझे बताइए। देखिए यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है खंडित। खंडित का मतलब पता क्या होता है, जो कई जगह से टूटा हो। क्या साथियों, जो कई जगह से, अगर आपसे पूछा जाए जो कई जगह से टूटा हो, जो कई जगह से टूटा हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको खंडित कहा जाएगा। ठीक है ना। और खाद क्या होता है ये तो आप सभी लोग जानते हैं, जो एक तरीके से जो
जो गला सड़ा पदार्थ नहीं होता है वो जब खेतों में डाला जाता है तो उसकी उपज एक तरीके से बढ़ जाती है, तो जो डाला जाता है उसको खाद्य कहा जाता है। अब बात करते हैं साथियों खाने योग्य पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो खाने योग्य पदार्थ को खाद्य कहा जाता है, और जो खाने योग्य पदार्थ नहीं होता है उसको अखाद्य कहा जाता है। तो ये दोनों तीनों बातें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि तरुण का विलोम बता दीजिए कि तरुण का विलोम भाई साहब यहां पर क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो तरुण का विलोम साथियों देखिए, तरुण का मतलब क्या होता है, तरुण का मतलब होता है जवान व्यक्ति, यानी कि तरुण का मतलब होता है साथियों युवा व्यक्ति। तो इस युवा व्यक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, वृद्ध, अजर, दानव या साथियों सज्जन, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, सज्जन का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो आपको दुर्जन बताना है। सज्जन का विलोम क्या होता है, दुर्जन होता है। दानव का विलोम क्या होता है साथियों, मानव होता है। दानव का विलोम मानव भी होता है और दानव का विलोम साथियों देव भी होता है। दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। अजर का विलोम साथियों क्या होता है, अजर का विलोम साथियों जरा होता है। अजर का विलोम जरा होता है। लेकिन अगर बात करें तरुण का विलोम क्या हो जाएगा, तो वृद्ध हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जब कुछ सुना ही ना हो उस पर यकीन कैसे किया जाए। तो सुना ही ना हो, इसके लिए एक शब्द साथियों क्या हो सकता है, मुझे बताइए। अनहोनी कहेंगे, अश्रव्य कहेंगे, अनकही कहेंगे, अदृश्य कहेंगे। ठीक है, देखिए जो देखा ना गया हो उसको अदृश्य कहा जाएगा। ठीक है, श्रव्य का मतलब जो सुना गया हो, लेकिन अश्रव्य का मतलब क्या हो जाएगा, जो सुना ही ना गया हो। तो कुल मिला के सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर 2 के साथ, तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, अगर बात करते हैं साथियों अनकही का मतलब क्या होता है, जो बिना कहा हुआ। ठीक है, बिना कहा हुआ को क्या कहा जाता है, अनकही कहा जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन गंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची साथियों कौन सा नहीं है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी है, गंगा का पर्यायवाची त्रिपतगा है, लेकिन सुभद्रा ये साथियों गंगा का पर्यायवाची थोड़ी ना है। ये एक तरीके से अंबा का पर्यायवाची हो जाएगा। क्या ये अंबा का पर्यायवाची हो जाएगा, इसका पर्यायवाची चंडिका हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सुभद्रा का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो अंबा बताना है, चंडिका बताना है, जगदंबा बताना है। क्या बताना है साथियों, जगदंबा बताना है। उसके अलावा कल्याणी बताना है। क्या बताना है साथियों, कल्याणी बताना है। ये आप लोग ध्यान रखें। और कालिका बताना है। क्या बताना है, कालिका बताना है। तो इतने पर्यायवाची सुभद्रा के हो गए, ये आप लोग याद रखें। और गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सुभद्रा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, याद रहेगा आप लोग को। चलिए अच्छा, गंगा शब्द के और कुछ पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि गंगा को अलकनंदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलकनंदा किसे कहा जाता है, गंगा को ही अलकनंदा कहा जाता है। उसके अलावा ध्रुव नंदा भी कहा जाता है। क्या साथियों, ध्रुव नंदा भी कहा जाता है गंगा को। ये भी आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल यहां पर हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। तो इसमें से 4 वाक्य आपको दे रखे, 3 वाक्य शुद्ध होंगे, 1 वाक्य अशुद्ध होगा। इस अशुद्ध वाक्य वाले का आपको साथियों यहां पर चयन करना है। बताइए, यानी कि वे सच्चे इंसान थे, ये शुद्ध वाक्य है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये भी शुद्ध वाक्य है। इस समय 5 बजा है, इस समय 5 बजा है, ये नहीं होना चाहिए। इस समय 5 बजे हैं। क्या होना चाहिए, इस समय 5 बजे हैं, ये होना चाहिए कुल मिला के। तो मैं कहूंगा इस वाले वाक्य में दिक्कत है, दिक्कत है यानी कि अशुद्धि है, अशुद्धि है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, ये वाक्य भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कह रहे कि ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ क्या हो सकता है, बताइए। दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, ये होगा। औकात से बढ़कर सपने देखना, ये कहीं ठौर ठिकाना नहीं, या मूर्ख व्यक्ति शेखी भगाता है। तो मैं कहूंगा ढोल के अंदर पोल का मतलब होता है दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। तो इसलिए सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर 1 है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यानी कि देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुंचे। तो देश विदेश से घूमने वाले को क्या कहा जाता है, देश विदेश से घूमने वाले को क्या कहा जाता है। यात्री कहेंगे, भीड़ कहेंगे, पर्यटक कहेंगे, या साथियों घुमक्कड़ कहेंगे। ये बात आपसे कुल मिला के यहां पर पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, अगर आपका जवाब साथियों पर्यटक है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि देश विदेश से घूमने वाले जो होते हैं इनको पर्यटक कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए उसके अलावा अगर एक शब्द आपसे पूछ लिया जाए, क्या साथियों अतुलनीय का मतलब क्या होता है, अतुलनीय। क्या साथियों, अतुलनीय। ऐसे थोड़ी ना पूछा जाएगा सवाल, आपसे ऐसे पूछा जाएगा जिसकी तुलना ना हो सके। क्या आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जिसकी
तुलना ना हो सके, जिसकी तुलना ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए। तो आपको क्या बता देना है, आपको अतुलनीय बता देना है, ठीक है ना। एक और आपसे पूछा जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, केवल फल खाकर जो रहता है, क्या साथियों, केवल फल खाकर, क्या साथियों, केवल फल खाकर जो रहता हो, केवल फल खाने वाला, ऐसे भी कह सकते हैं, केवल फल खाकर जो रहता हो या केवल फल खाने वाला, उसको क्या कहा जाता है, उसको साथियों फलाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको फलाहारी कहा जाता है। और एक और आपसे पूछा जाता है, दो भाषाएं बोलने वाले को क्या कहा जाता है। तो दो भाषाएं, जैसे कि हम और आप तो नॉर्मली दो भाषा बोल सकते हैं या नहीं, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत और हिंदी भी साथियों, दो भाषाएं बोलने, ठीक है, वाले को क्या कहा जाता है, द्विभाषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, द्विभाषी कहा जाता है। ये सारी चीजें आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत कौन सा, यानी कि असंगत आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, विलोम होना चाहिए वो। तो ज्योति का विलोम तो नहीं है, ये तो साथियों एक तरीके से पर्यायवाची हो जाएंगे, ये तो पर्यायवाची हो जाएंगे। उसके अलावा जटिल का विलोम सरल होता है, ठीक है। ताप का विलोम शीत होता है, बिल्कुल। जीवित का विलोम मृत होता है, बिल्कुल। लेकिन ज्योति का विलोम थोड़ी ना साथियों होता है, ये तो पर्यायवाची होता है। तो मैं कहूंगा ये आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा, यहां पर मैं आपको कुछ शब्द बता देता हूं और उनके जो विलोम पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ वही चीजें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाएंगी आपसे। देखिए, अगर आपसे साथियों अकाल का विलोम पूछ ले, क्या, अगर आपसे अकाल का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको सकाल बताना है, अकाल का विलोम सकाल हो जाएगा। अगर आपसे अनाचार का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है सदाचार बता देना है। क्या बता देना है साथियों, सदाचार बता देना है। अगर आपसे दुराग्रह का, क्या साथियों, अगर आपसे दुराग्रह का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको आग्रह बता देना है, दुराग्रह का विलोम आग्रह हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे साथियों निराहार का विलोम पूछ लिया जाए, क्या, निराहार का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको आहार बता देना है, ठीक है ना। उसके अलावा ऐच्छिक का भी आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल साथियों, ऐच्छिक का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको साथियों अनैच्छिक बता देना है। क्या आपको बता देना है साथियों, अनैच्छिक आपको बता देना है। ये सारी चीजें आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगर आपसे खगोल का विलोम पूछ लिया जाए तो खगोल का विलोम क्या होता है भाई साहब, खगोल का विलोम होता है साथियों भूगोल, ठीक है ना। अगर आपसे साथियों सुवाच्य का विलोम पूछ लिया जाए, सुवाच्य का विलोम क्या होता है साथियों, कुवाच्य होता है। क्या होता है, कुवाच्य होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही साथियों रिपीट होते हैं बार बार। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कहने के भारत में अभी भी दूर दराज के कई ऐसे गांव हैं जहां पहुंचने के लिए अभी तक मार्ग नहीं बना है। तो सवारी मार्ग नहीं बना है, पगडंडी मार्ग नहीं बना है, सड़क मार्ग नहीं बना है, या हवाई मार्ग नहीं बना है। तो क्या आना चाहिए खाली जगह में, सड़क मार्ग नहीं बना है, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द में विशेषण क्या है, यानी कि जो 10 किलो है ना, ठीक है ना, 10 किलो, देखिए एक तरीके से अगर बात करें, दूध आपका, दूध की विशेषता बता रहा है, कितना दूध है, 10 किलो दूध है, तो ये कहीं ना कहीं विशेषण हो जाएगा। लेकिन ये 10 किलो दूध कैसा विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कुल मिला के आपसे यहां पर ये पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें साथियों यहां पर बता देता हूं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मैंने लिखा साथियों, ठीक है, यह, ठीक है, यह गेंद मेरी है। क्या साथियों, यह गेंद मेरी है, मैंने लिखा। तो यहां पर यह जो शब्द आया है, यह एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह बल्ला तुम्हारा है, तो वह शब्द जो है, क्योंकि साथियों गेंद की विशेषता किसने बताई, यह शब्द ने बताई। यहां पर अगर वह होता तो वो भी आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाता, ठीक है ना। तो ये साथियों आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर साथियों मैं लिखूं मेरे पास 10 गेंद है, मेरे पास कितनी गेंद है, मेरे पास साथियों 10 गेंद है। तो एक तरीके से साथियों इस शब्द की विशेषता जो बताई है वो 10 शब्द ने बताई है। लेकिन ये एक कैसी संख्या है, ये एक संख्यावाचक संख्या है, तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है ना, मोहन, कोई लड़का है, मोहन ईमानदार लड़का है। क्या साथियों, ईमानदार लड़का है, मोहन ईमानदार लड़का है। तो ये मैंने साथियों जो बताई है, ये उसके बारे में, एक उस लड़के के बारे में एक गुण बताया है, यानी कि मोहन ईमानदार है, बेईमान, ये उसका गुण है। तो अगर ये आपसे पूछा जाता तो ये एक तरीके से गुणवाचक विशेषण हो जाता। लेकिन अगर कभी भी ऐसे पूछ ले कि 1 लीटर पानी है, 2 किलो दूध है, 10 लीटर पानी है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कार में 5 लीटर पेट्रोल डलवा लिया, तो 5 लीटर
की अगर बात करें तो ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि जो भी नाप तौल से संबंधित चीजें होती हैं वो परिमाणवाचक के अंतर्गत होती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, यानी कि दिए गए वाक्य का वो भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्ते कि तुम मेरा कहा मानो। क्या? बशर्ते के तुम मेरा कहा मानो। तो दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। चलिए क्या होना चाहिए, कैसे क्या हो सकता है साथियों, ये कुल मिला के आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं बशर्ते के, देखिए बशर्ते तुम मेरा कहा मानो ये होना चाहिए, ये के यहां पर एक्स्ट्रा आ गया है तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यहां पर है, यहां पर है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि वही अपराधी है, रेखांकित शब्द का विलोम बताएं, यानी कि अपराधी का आपको विलोम बताना है। अपराधी का विलोम क्या होगा साथियों, बताइए। अगर बात करते हैं साथियों कसूरवार शब्द की, तो कसूरवार का अगर आपसे विलोम पूछ लिया जाता तो आपको बताना है साथियों बेकसूर, यानी कि कसूरवार का विलोम क्या हो जाएगा, बेकसूर हो जाएगा। इसको साथियों निर्दोष भी कह सकते हैं, यानी कि ठीक है ना, कसूरवार को निर्दोष भी कहा जा सकता है। दोषी की अगर बात करें, अगर यहां पर दोषी शब्द की बात करें कि भाई साहब दोषी शब्द का विलोम क्या होगा, तो दोषी शब्द का विलोम भी निर्दोष ही होता है। दोषी का विलोम भी निर्दोषी होता है, निर्दोष होता है। लेकिन अगर अपराधी शब्द की बात करें तो इसका विलोम निरपराध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा। और कुख्यात के विलोम की अगर बात करें तो कुख्यात का विलोम क्या होता है, प्रख्यात होता है। क्या होता है साथियों, प्रख्यात होता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है कि जो लोग समय का ख्याल नहीं करते उनकी उनकी जाती है, ठीक है, उनकी, यहां पर साथियों खाली जगह है, उनकी शिकायत की जाती है, उनकी तारीफ की जाती है, उनकी निंदा की जाती है, उनकी प्रशंसा की जाती है। तो जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी तो निंदा ही की जाएगी, ठीक है ना। निंदा का मतलब पता क्या होता है, बुराई करना। निंदा का मतलब क्या होता है साथियों, बुराई करना, और उनकी बुराई ही की जाती है जो लोग साथियों समय की परवाह नहीं करते, समय की कदर नहीं करते। उसके बाद देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात, इसका मतलब क्या होता है, दोनों विद्वान, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक या दोनों तत्वज्ञ। तो मैं कहूंगा तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि दोनों की बात चल रही है, दोनों चालाक हैं यहां पर। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि पानी फाउंडेशन के संस्थापक प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति हैं। तो अब साथियों आपके यहाँ पर जीके जीएस के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। आपने तकरीबन 39 सवाल देखे हिंदी के, और अब आप लोग साथियों देखेंगे जीके के। जीके के सिर्फ वही साथियों मैंने यहाँ पर टॉप लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको आपके एग्जाम में साथियों 100% देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से पूरे धैर्य के साथ इन सभी सवालों को आप लोग देखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पानी फाउंडेशन के संस्थापक कौन है, तो आमिर खान जो है ना वो पानी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। अगला देखिए, करके इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है, तो राहुल भाटिया की अगर बात करें, राहुल भाटिया इंडिगो एयरलाइंस के संस्थापक हैं। राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, दुनिया के किस पर्वत में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, तो डोंगरी ला की अगर बात करें तो डोंगरी ला जो पर्वत है ना, यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि मछली में उपस्थित राइबोफ्लेविन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, तो साथियों B2 के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, B2 के रूप में जाना जाता है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि तलातल घर एक ऐतिहासिक स्मारक है, बिल्कुल, जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो जो तलातल एक स्मारक है ना, ये असम में स्थित है। ये कहां पर स्थित है साथियों, ये असम में स्थित है, ये आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि तैयम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो ये तैयम की अगर बात करें ये साथियों केरल में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, तैयम लोक नृत्य, ये साथियों केरल में किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया, तो 2013 की अगर बात करें 2013 में ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। राइट आंसर आपका 2 हो जाता है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा था। ये तो बात सही है कि तुलसीदास के द्वारा ही रामचरितमानस को लिखा गया था, लेकिन किस भाषा में लिखा था, तो अवधी भाषा में लिखा था। किस भाषा में साथियों, अवधी भाषा में लिखा था। उसके बाद देखिए, कहने के प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है,
तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो राजकोषीय नीति है ये जॉन मेनॉर्ड कीन्स के द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन साथों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है आपसे कहा जा रहा है साथियों, अजादिरचटा इंडिका भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस हरे भरे पेड़ का वनस्पति नाम है? तो ये साथियों मार्गोसा के पेड़ का वनस्पति नाम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहे के कहा जा रहा है साथियों 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो कौन बैठा था साथियों? हर्षवर्धन बैठे थे। कौन बैठे थे साथियों? थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठे थे? हर्षवर्धन बैठे थे। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली का त्योहार कहां पर मनाया जाता है साथियों? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में ही हरेली का त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी है। कौन सी साथियों? गोदावरी नदी है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, यानी कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पांडिचेरी थी। क्या थी साथियों? पांडिचेरी थी। अगला सवाल कह रही है दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू की अगर बात करें, स्वाइन फ्लू साथियों सुअर से फैलता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि घोड़े से खींची हुई गाड़ी की आवाजाही भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो मैं कहूंगा न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। ये डिक्टो सवाल आपसे पूछा जाएगा, डिक्टो आंसर आप लोगों को लगा देना है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो अगर बात करते हैं जो समताप मंडल होता है, यानी कि समान ताप यहां पर रहता है। अगर बात करते हैं साथियों जो वायुयान वगैरह हैं, ठीक है ना, वायुयान वगैरह हैं, ये समताप मंडल में ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आंधी वर्षा तूफान कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये समताप है, यानी कि समान ताप यहां का रहता है। अगर भाई आंधी तूफान वर्षा आएगा तो फिर दिक्कत पड़ेगी वायुयान या हेलीकॉप्टर को। उसके बाद देखिए, कह रहे कि द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ये एक किताब है, ठीक है ना, एक किताब का ये शीर्षक है, जिसे निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो ये साथियों ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया था। ट्विंकल खन्ना इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रत्येक वर्ष संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? तो जो आपका साथियों वित्त मंत्रालय है ना, ये मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो ये बात किसने कही थी? ये कथन किसका है? ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ये सवाल तकरीबन कई बार साथियों आपसे पूछा जा चुका है और फिर से आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल कह रहे कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? पित्त रस, अग्न्याशयी रस की बात चल रही है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल के निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है? तो जो स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है साथियों, कौन सा कथन? कम जनसंख्या वाली प्रजातियां लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में आ सकती हैं, या एक तरीके से अगर बात करते हैं प्रजातियां जो एक तरीके से अगर बात करें प्रजातियां जो गहन खोजों के बाद मौजूदा नहीं पाई जाती हैं, या प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि स्थानिक प्रजातियों एक तरीके से बात करें, स्थानिक प्रजातियां वो प्रजातियां हैं जो प्रजातियां केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तो शतरंज खेलते हैं, शतरंज से जुड़े हैं। राइट आंसर आपका 4 होता है। अगला देखिए, नीचे दी गई नदियों में से दक्षिण गंगा कहा जाता है, यानी कि दक्षिण गंगा नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो मैं कहूंगा गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल करके तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? तो कलिंग था, कौशाम्बी था, कमरूपा था, या खानदेश था? तो साथियों कलिंग था, यानी कि तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? तो कलिंग था। भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया था? तो मैं कहूंगा आयरलैंड देश आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं ये आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद देखिए, कह रही कि एक सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो एक टीवी का रिमोट होता है,
ठीक है, ये कंट्रोल के द्वारा कौन सी तरंगों का उपयोग करता है, तो ये अवरक्त तरंगों का उपयोग करता है। अवरक्त तरंगे इस सवाल का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस तो ये किस दिन मनाया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो अगर बात करें कि 29 अगस्त में कहूंगा, बिल्कुल साथियों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 352 आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 352 जो है ना, ये भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला सवाल है, कह रही है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उपराष्ट्रपति यही साथियों राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला सवाल कहने के एक उपन्यास है, इसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किस देश से प्रेरित है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये अपने देश भारत से प्रेरित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। उसके बाद देखिए, जो चरक संहिता है, यानी कि चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां, 360 हड्डियां होती है। अगला देखिए, कह रहे कि द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है, तो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है, ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसके विलयन की आवश्यकता होती है, तो किस विलयन की आवश्यकता होती है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होती है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहने के निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो जो 10 दिसंबर है ना, ये साथियों मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं, तो किसकी बात चल रही है साथियों, व्हेल की बात चल रही है, यानी कि जलीय जंतु है ये एक व्हेल और इसमें गलफड़े नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्नलिखित में से किस गुफा में दर्शाया गया है, तो ये एलोरा की गुफा में दर्शाया गया है। किस गुफा में दर्शाया गया है साथियों, एलोरा की गुफा में दर्शाया गया है। अगला सवाल करके, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, तो ये साथियों नैयार से संबंधित है, यानी कि नैयार धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। तो जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है ये, ठीक है ना। तो ये साथियों 80 टॉप लेवल के आपने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे, हिंदी के क्वेश्चंस देखे और जीके के क्वेश्चंस देखे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और उसी प्रकार साथियों बात करते हैं यहाँ पर एसएससी जीडी प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में। एसएससी जीडी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है ना। तो उस प्लेलिस्ट को जाकर पूरा आप अगर वॉच कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपका एग्जाम बहुत शानदार हो जाएगा। और ये सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए रहा, कब के लिए साथियों, ये होमवर्क के लिए रहा आपके लिए सवाल।